गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार है। तो बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के दो उदाहरण दीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। बैक्टीरिया, जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो उदाहरण पूछे थे, हमने सभी बता दिए। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा था? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा पूछा है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल्स, तो यूकैरियोटिक में सभी प्लांट्स और एनिमल्स, सभी पादप और जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसका जवाब आप ये दे सकते हैं। तो बच्चों, फिर आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न भागों को जानेंगे और उससे आगे जो वीडियो आएंगे वो उन सभी भागों को डिटेल से समझने वाले होंगे। सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट इसका मालूम होना चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिका का जो फ्लो चार्ट है, जस्ट मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपको ये फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से कोशिका के जो भाग हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के जो विभिन्न भाग हैं, उन्हें समझा सकते हो। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका, यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं पादप कोशिका या जंतु कोशिका, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक कोशिका है। तो हम दोनों को सम्मिलित लेते हुए समझाना चाह रहा हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका को। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें जो सबसे बाहरी भाग है वो है सेल वॉल कोशिका भित्ति। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में होती है। हम इसमें आगे इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला है मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। दूसरा प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। तीसरा द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। तो कोशिका भित्ति जो होती है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भाग। पहला भाग हो गया सेल वॉल। दूसरा जो भाग हम यहाँ पढ़ेंगे वो है रिक्तिका। इसे कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के 2 मुख्य भाग होते हैं। इसकी जो बाहर की बाउंड्री होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो रस भरा हुआ होता है उसे
रिक्ति का रस कहते हैं, रिक्ति का रस या वैक्यूलर शेप कहते हैं, वैक्यूलर शेप। ठीक है, तो रिक्तिका के दो भाग, टोनोप्लास्ट जो उसकी बाउंड्री है, रिक्तिका का चित्र हमने बनाया था इस तरह गहरा सा पादप कोशिका में। तो ये जो बाउंड्री होती है वो टोनोप्लास्ट, और अंदर इसमें जो पदार्थ भरा हुआ होता है उसे वैक्यूलर शेप या रसधानीय रस कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो भाग है, दूसरा हो गया रिक्तिका, तीसरा जो इसका भाग है उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को आगे और दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोप्लास्ट को आगे और दो भागों में बांटा गया है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और दूसरा जो भाग है इसका प्रोटोप्लास्ट का वो है प्रोटोप्लाज्म। देखो बच्चों, यहाँ आपको अंतर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में दोनों वर्ड एक से ही लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। और अंतर सिर्फ इस चीज़ का है कि प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली दोनों शामिल है। प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली सम्मिलित होती है। ये आपको अंतर करना है। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा जाता है, साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और दूसरा इसका भाग होता है केंद्रक। तो प्रोटोप्लाज्म को भी आगे दो भागों में बांटा, साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस में। केंद्रक जो होते हैं उस केंद्रक के चार मुख्य भाग होते हैं। पहला, उसके सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। फिर उसके अंदर धागेनुमा जो जाल होता है उसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। उसमें एक गोलाकार संरचना जो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी होती है उसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस, जो संख्या में अलग अलग केंद्रकों में अलग अलग हो सकती है। और उसमें जो पदार्थ भरा होता है, द्रव्य होता है, उसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को भी तीन भागों में डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म को भी तीन मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग। और सेल इंक्लूजन्स, कोशिका अंतर वस्तुएं। साइटोप्लाज्म का जो द्रव्य भाग है वो हाइलोप्लाज्म कहलाता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंगक या ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स। और उसमें जो बहुत सारे पदार्थ, हाइलोप्लाज्म में जो बहुत सारे पदार्थ घुले हुए होते हैं उन्हें सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। सेल इंक्लूजन्स को भी मोटे मोटे रूप में तीन भागों में बांट सकते हैं। संचित खाद्य पदार्थ या संचित पदार्थ, जिसमें ग्लूकोज, ग्लाइकोजन्स, स्टार्च ये आते हैं। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ,
उत्सर्जी पदार्थ जिसमें बहुत सारे नाइट्रोजन अपशिष्ट हुए। इसके अलावा पादपों में जैसे टेनिन, रेजिन, गोंद, ये सभी, इसी के अलावा एल्कलॉइड्स, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ये सब सेल इंक्लूजन्स कहलाते हैं, सेल इंक्लूजन्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद में जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उन्हें भी उन पर जो भित्ति पाई जाती है, कोशिकांगों पर जो भित्ति होती है, उस आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। एकल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। दूसरे ऐसे कोशिकांग जिन पर दोहरी झिल्ली हो, तो दूसरे हैं दोहरी झिल्ली युक्त, और तीसरे हैं झिल्ली रहित। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में और बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अधिकतर पूछा जाता है कि झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम बताइए, या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का नाम बताइए, या इनमें से दिए गए में से कौन से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस तरह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद करने हैं। आप केवल इन 2 को याद कर लें, शेष कोशिकांग जो है वो सब एकल झिल्ली युक्त होंगे। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों में है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, प्लास्टिड आते हैं। और झिल्ली रहित में आता है राइबोसोम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहते हैं। ये झिल्ली रहित होता है। दोहरी झिल्ली वाले कौन से बताए? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। वैसे सेल में केंद्रक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसलिए ज़्यादातर प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इन तीनों के ऑप्शन दिए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक, हरित लवक जैसे, और केंद्रक, ये तीनों ही दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। लेकिन ये कोशिकांग नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो है वो कोशिकांग है। तो इस तरह यूकैरियोटिक कोशिका का जो फ्लो चार्ट है वो हमने आज समझा। यहाँ आपको कुछ जो माइनर डिफरेंस है वो भी आपको समझने होंगे। जैसे कौन कौन से माइनर डिफरेंस है? पहला मैंने ये डिस्कस किया, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में अंतर करें। क्या कि एक सामान्य कोशिका ही मान लो, एक जंतु कोशिका है, वो प्रोटोप्लास्ट हो सकती है, क्योंकि जंतु कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाद में ये सारे भाग साइटोप्लाज्म और ये सब होते हैं। तो एक सामान्य जंतु कोशिका को आप प्रोटोप्लास्ट कह सकते हो, क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती। तो ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म दोनों हो, यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्र के सारे भाग हो, वो हो प्रोटोप्लास्ट। अगर आप प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली हटा देते हो, प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली हटाते हैं, तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि अब कोशिका झिल्ली भी नहीं है, तो उसमें सिर्फ कोशिका द्रव्य और केंद्रक वाले भाग हैं, तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में तो ये अंतर हुआ। फिर दूसरा, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में भी अंतर करो, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में भी अंतर करो। तो प्रोटोप्लाज्म से अगर आप केंद्रक हटा देते हो, प्रोटोप्लाज्म में से यदि आप केंद्रक हटाते हो, तो वो शेष भाग होता है साइटोप्लाज्म। जैसे हमने कोशिका का चित्र बनाया, उस कोशिका में मध्य में लगभग, जंतु कोशिका में हम केंद्रक बनाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग वगैरह है, सबसे बाहर ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली रहित जो भाग है, कोशिका झिल्ली रहित जो भाग बचा, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली रहित भाग बच गया, ये सब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इस प्रोटोप्लाज्म से भी
यदि हम केंद्रक हटा दें, यानी कि शेष क्या रह गया, केवल साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंस है केंद्रक का। प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म में केंद्रक नहीं होता है। ये आपको अंतर करना है। फिर इसी तरह हाइलोप्लाज्म भी आता है, हाइलोप्लाज्म। तो ये जो शेष भाग बचा केंद्रक रहित, इसमें सिर्फ कोशिकांग बचे हैं, कुछ द्रव्य भाग बचा है और उसमें कुछ संचित ये जो बहुत सारे पदार्थ घुले हुए हैं वो बचे हैं। अगर आप इसमें से कोशिकांगों को और सेल इंक्लूजन्स को हटा देते हो तो जो शेष द्रव्य भाग बचता है वो हाइलोप्लाज्म होता है। क्या होता है, हाइलोप्लाज्म होता है। तो इस तरह इन जो विशेष टर्म है उनको आपको विशेषकर अंतर करना ही करना है। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म, इन तीनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इसे मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ। अगर हम गणित में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हम प्लस माइनस करके इनको समझ सकते हैं। आप इस तरह के याद कर सकते हो। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलके जो संरचना बना रही है उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। फिर दूसरा जो कंफ्यूज करने वाला है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में वास्तव में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हटा दो, उसका जो शेष भाग जो बचेगा वो प्रोटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इसमें क्या क्या था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला दें तो वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म से मिलता जुलता ही शब्द लगता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वास्तव में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस रहित जो प्रोटोप्लाज्म है वो है, न्यूक्लियस रहित भाग साइटोप्लाज्म होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। यहाँ से अगर आप न्यूक्लियस हटा देते हो तो वो होता है साइटोप्लाज्म। इसे आप दूसरे तरीके से इस तरीके से कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म और उसमें बहुत सारे जो भाग हैं, यानी कि हाइलोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स, ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में से अगर आप इन चीज़ों को निकाल दो, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन्स को, तो वो हाइलोप्लाज्म बचता है। यानी कि शेष देखा जाए तो केवल द्रव जो भाग बचता है कोशिका का वो ही हाइलोप्लाज्म होता है। एक टोनोप्लास्ट भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट क्या होता है। तो पादप कोशिकाओं में जो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती है, उस रिक्तिका की जो बाउंड्री है, उसकी जो उस दीवार है, उसे ही टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें कुछ रस भरे होते हैं, जिसे वैक्यूलर रस कहते हैं। तो इस प्रकार आपको एक यूकैरियोटिक कोशिका के भाग फ्लोचार्ट द्वारा समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगले वीडियो में मैं उन प्रश्नों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।